नमस्कार। न्यूज परिचर्चा में आपका स्वागत है। सीबीएसई अब 2 बार कराएगा 10वीं परीक्षा, खत्म हो जाएगा सप्लीमेंट्री एग्जाम। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश, लौट आएगी ठंड। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में जेडीयू, जिला प्रभारियों की सूची जारी। पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे सज्जन कुमार, कोर्ट ने सुनाई सजा। झारखंड विधानसभा में मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में सदन के अंदर बाहर विपक्ष का हंगामा। झारखंड में थाने के सामने पारा शिक्षक ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में रिम्स रेफर। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान 17 महीने बाद हरदोई जेल से रिहा, घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। महाकुंभ का 44वां दिन, गुरुवार की सुबह तक वाहनों की नो एंट्री। महाशिवरात्रि के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू। चुनावी साल में नीतीश की बहार है। बिहार कैबिनेट की बैठक में 146 एजेंडों पर लगी मुहर। न्यूज परिचर्चा अब विस्तार से। सीबीएसई बोर्ड में अब 10वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। ये नियम 2026 से लागू होगा। बोर्ड ने मंगलवार को इसके मसौदे को मंजूरी दे दी। बोर्ड के मुताबिक पहले चरण में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी-मार्च में और दूसरे चरण की परीक्षाएं मई में कराई जाएंगी। सीबीएसई के मुताबिक 10वीं कक्षा की साल में 2 बार होने वाली बोर्ड परीक्षा पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। हालांकि संबंधित विषयों की प्रायोगिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन एक ही बार किया जाएगा। खास बात यह है कि दोनों परीक्षाओं के लिए छात्रों को एक ही केंद्र आवंटित किया जाएगा। इसके एवज में छात्रों को परीक्षा शुल्क ज्यादा देना होगा। 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े दिल्ली के सरस्वती विहार हिंसा मामले में दोषी सज्जन कुमार को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि दिल्ली पुलिस और पीड़ित परिजनों ने कोर्ट से केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में मानते हुए दोषी के खिलाफ फांसी की सजा मांगी गई थी। विशेष न्यायाधीश जस्टिस कावेरी बावेजा ने 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में यह फैसला सुनाया। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 फरवरी को सज्जन कुमार को अपराध के लिए दोषी ठहराया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फैसले में न्यायाधीश ने लिखा कि मृत्युदंड इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि सज्जन कुमार 80 साल के हो चुके हैं। वो कई बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी उन्हें सहारे की जरूरत होती है। ऐसे में कोर्ट ने अधिकतम सजा के तौर पर कारावास की सजा सुनाई है। करीब 17 महीने बाद 25 फरवरी को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से रिहा हो गए। पिछले दिनों ही रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी। जेल से रिहा होने के बाद अब्दुल्ला हरदोई से रामपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान जेल के बाहर हरदोई सहित रामपुर से आए सैकड़ों समर्थकों की भारी भीड़ जमा रही। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब्दुल्ला को रामपुर के लिए रवाना किया गया। घर पहुंचने पर अब्दुल्ला का जोरदार स्वागत किया गया। अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, मगर रामपुर कोर्ट में उनके खिलाफ शत्रु संपत्ति का केस चल रहा था। इसी वजह से उनकी रिहाई जेल से अटकी हुई थी। रामपुर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 नई धाराएं जोड़ने की अपील की थी, मगर कोर्ट ने पुलिस की अपील को खारिज कर दिया था। इसे अब्दुल्ला आजम के लिए बड़ी राहत माना गया। भव्य और दिव्य महाकुंभ मेले के अंतिम दिनों में काफी भीड़ उमड़ रही है। वीकेंड पर शनिवार और रविवार के बाद सोमवार को भी जबरदस्त भीड़ रही। मंगलवार को भी तड़के से ही लोग घाटों पर स्नान के लिए पहुंचे। संगम पर जबरदस्त भीड़ है। मेले की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 63.36 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। देश के सबसे धनी इंसान मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी अपने पति आनंद पीरामल के साथ महाकुंभ पहुंची और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। साधु संतों की मौजूदगी में ईशा अंबानी ने संगम स्नान कर पूजा अर्चना की। बिहार कैबिनेट की बैठक में 146 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें प्रगति यात्रा से संबंधित 120 एजेंडे शामिल हैं। कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई। यानी आगामी विधानसभा चुनाव पर सरकार की पूरी नजर है। नवादा में 4 अरब 2 करोड़ 19 लाख से मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनेगा। बांका में 4 अरब 2 करोड़ 31 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज बनेगा। औरंगाबाद में 4 अरब 29 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनेगा।
जहानाबाद में 4 अरब 2 करोड़ 19 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनेगा। कैमूर में 4 अरब 2 करोड़ 14 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनेगा। झारखंड के पलामू जिले के पांडु में एक पारा शिक्षक ने पुलिस थाना के बाहर खुद को आग लगा ली। थाना में मौजूद पुलिसकर्मी दौड़कर पहुंचे और आग को बुझाने की पूरी कोशिश की। आग बुझाने के बाद पुलिसकर्मियों ने पारा शिक्षक को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से पारा शिक्षक को बेहतर इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इसके बाद वहां से बेहतर इलाज के लिए पीड़ित को रिम्स रेफर कर दिया गया। पारा शिक्षक की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल पारा शिक्षक का विवाद अपने चचेरे भाई के साथ हुआ था। दोनों चचेरे भाइयों में एक निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद पर पारा शिक्षक हाथ में पेट्रोल लेकर थाना के गेट पर पहुंचा था। इस दौरान वो नशे की हालत में थे और थाना गेट के बाहर पहुंचे थे। थाना के गेट के बाहर पारा शिक्षक अपने चचेरे भाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक का मामला छाया रहा। सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष विपक्ष इस मुद्दे पर आपस में उलझते रहे। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सदन के बाहर सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की 2021 में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका बंद कर दी। कोर्ट का कहना है कि अस्थाना अब इस पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिससे याचिका निरर्थक हो गई है। हालांकि जज सूर्यकांत और जज एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने स्पष्ट किया कि उसने इस मामले में उठे व्यापक कानूनी सवाल पर फैसला नहीं किया है। अर्थात प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में पुलिस नियुक्तियों पर शीर्ष अदालत द्वारा पहले जारी किए गए दिशा निर्देश दिल्ली के पुलिस आयुक्त के चयन के लिए बाध्यकारी हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा कि यदि भविष्य में ऐसी नियुक्तियों में अनियमितता का कोई मामला सामने आता है तो वो उस पर न्यायिक संज्ञान लेगा। कोर्ट ने कहा, हमें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हम संज्ञान लेंगे। अगर हम अभी ऐसा करते हैं तो यह अनावश्यक रूप से कई सम्मानित अधिकारियों के लिए समस्याएं पैदा करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछली सरकार के गलत फैसलों की वजह से सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी से जुड़े मामले में दिल्ली की सरकार को 2002.68 करोड़ का घाटा हुआ। रिपोर्ट के विधानसभा में पेश होने के बाद पूर्व सीएम आतिशी का बड़ा दावा सामने आया है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है, वो भी 3 लोगों की वजह से हुआ है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली को जो 2000 करोड़ का नुकसान 3 लोगों से हुआ है, उसमें उपराज्यपाल, सीबीआई और ईडी शामिल है। हमारी मांग है कि सीएजी रिपोर्ट के आधार पर इन तीनों की जांच हो कि क्यों इस पॉलिसी को रोककर सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान करवाया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बता रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी में पारदर्शिता थी, ब्लैक मार्केटिंग रोकने और खजाना बढ़ाने के तरीके थे। यही पॉलिसी पंजाब में लागू हुई तो पंजाब का एक्साइज रेवेन्यू 1 साल में ही बढ़ गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो देश के दुर्लभ खनिजों तक अमेरिकी पहुंच के लिए उनको ऑफर देने के लिए तैयार हैं। इसमें रूस के कब्जे किए गए यूक्रेन के क्षेत्र भी शामिल हैं। पुतिन का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि साथ देने के बदले में यूक्रेन को खनिजों को लेकर हमसे समझौता करना चाहिए। पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अमेरिकी पार्टनरों को साझा प्रोजेक्ट में ऑफर देने को राजी हैं। इसमें रूस के यूक्रेन पर फरवरी 2022 में हमले के बाद से उनके किए गए कब्जे वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला मैच रद्द हो गया है। ये मैच पाकिस्तान के रावलपिंडी में खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से मैच नहीं खेला जा सका। बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो पाया। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में शामिल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले मैच में जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की थी। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर में अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग अलग इलाकों में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक एक एक्टिव विक्षोभ जल्द दस्तक देगा, जिससे जम्मू कश्मीर समेत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 28 फरवरी के बीच मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 26 फरवरी की सुबह से ही धुंध छाई रह सकती है, जबकि दिल्ली में दोपहर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं शाम होते होते आसमान में बादल छा जाएंगे, जिसके बाद रात में हल्की बारिश होने का अनुमान है। अनुमान के मुताबिक दिल्ली में बुधवार देर रात से ही हल्की बारिश या बूंदाबांदी होनी शुरू हो सकती है। वहीं गुरुवार को भी दिल्ली में मौसम खराब रहेगा। तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहेंगे। गरज और चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार की सुबह तक घने बादल छाए रहने का अनुमान है। वहीं गरज और चमक के साथ दिन में हल्की बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का असर दिल्ली एनसीआर में रहेगा और इस वजह से तापमान में भी गिरावट आने की आशंका जताई गई है। न्यूज परिचर्चा समाप्त हुई। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।